हेलो नमस्कार जय हिंद। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारी आज की क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? जैसा कि आपको पता है आपकी तैयारी में हमारा हर एक फैकल्टी लगा हुआ है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, आप सभी लोगों को वो मौका मिल सके देश की सेवा में अपने आप को सर्वस्व न्यौछावर करने का। तो फाइनली जैसा कि आपको पता है हम एक बैच लेकर चल रहे हैं, चिली का बैच, और इस बैच में हम लोग हर एक चीज आपको कवर करवाते हैं। इवन चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, हर किसी की प्रैक्टिस आपको करवाई जाती है। इसी प्रैक्टिस सीरीज में आज का वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रहा हूं जिसमें आपके मिलेगी हिस्ट्री के क्वेश्चंस। पर नॉर्मली ये क्लास लाइव होती है। आप कहोगे सर रिकॉर्डेड क्यों? रिकॉर्ड इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि कल ही आपको मिलेगी और आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब ऐसा हुआ क्यों रहा है? हो इसलिए रहा है बच्चे क्योंकि अभी हम लोग आपके लिए और भी बहुत सारे सरप्राइजेस लेकर आ रहे हैं यूट्यूब पर, क्योंकि फाइनली बहुत सारे बच्चों का एग्जाम आ रहा है। तो इसलिए ताकि उन सरप्राइजेस में डिले ना हो, हमको ये क्लास आपके लिए आज रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। और कल जब आप लोग ये क्लास देखोगे तो प्लीज मुझे फीडबैक जरूर देना, मुझे कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को मजा आया या नहीं आया। चलिए तो फाइनली एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। जल्दी जल्दी आंसर बताना भाई सब लोग। सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा है भाई? हर्षचरित। चलो भाई पहला क्वेश्चन, हर्षचरित अ बुक रिटन बाय अ बाणभट्ट डील विद, किससे संबंधित है? बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्षचरित पुस्तक का संबंध किससे है? आपको यह बताना है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हर्ष के बचपन से, हर्ष के डिक्लाइन के बारे में, हर्ष के पर्सनल स्टोरी के बारे में, या फिर हर्ष के राइजिंग पावर के बारे में। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप यहां पे आंसर क्या लगाओगे? देखो यहां पे बात हो रही है वर्धन वंश के शासक की और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका यहां पर डी, हर्षवर्धन के राइजिंग फेज के बारे में बात होती है। हर्षवर्धन के द्वारा लड़े गए जो भी युद्ध थे, जो भी वॉर्स थी, है ना, उसकी जो भी विक्ट्री थी, उन सभी के बारे में बात हो रही है। तो ध्यान रखना यहां पर आंसर क्या होगा? हर्ष के राइजिंग पावर को लेकर यहां पर क्या किया गया, डिस्कशन किया गया, इस पूरी की पूरी बुक में बताया गया है। ठीक है, साथ ही साथ आगे चलकर हर्ष ने किस तरीके से बौद्धिज्म की तरफ वो फॉलो करना शुरू करता है, किस तरीके से वहां उसका प्रभाव पड़ता है, उन सब के बारे में भी यहाँ पे पता चलता है। बाणभट्ट के बारे में बात करते हैं तो भाई बाणभट्ट ने हर्षचरित तो लिखी ही लिखी थी, इसके साथ अलावा एक और बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था? कादंबरी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। क्या कह रहा है? द टर्म दस्यु इज रिलेटेड टू, दस्यु शब्द का संबंध किससे है? आदिवासियों से, हड़प्पा वासियों से, आर्यों से, या इंडो यूरोपियन से? देखो आंसर आप लोगों को भी करने, प्लीज कोशिश ये करना सभी लोग यहां पे आंसर करें, क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, वो प्यार है आप लोगों का, और जो भी गलतियां होंगी वो एटलीस्ट इसी वीडियो में यहीं पर होंगी। एग्जाम में कोई गलती ना करो, उसके लिए जो भी गलतियां करनी है यहां पे कर लो। जितने भी फेलियर्स देखने हैं यहां पर देखो, एग्जाम में वो फेलियर ना दिखाई, बस इस चीज का ध्यान रखना। तो फाइनली यहां पे आंसर क्या होगा? दस्यु शब्द भाई सीधा सा राइट आंसर है, आदिवासियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अनफॉर्चुनेटली कई बार हम लोग बोल देते हैं कि जी सर ये तो हड़प्पा वासियों के लिए किया जाता था, आर्य लोगों ने किया था। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअल में आदिवासी लोगों के लिए दस्यु शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। किसके लिए किया जाता था? आदिवासी लोगों के लिए किया जाता था। ध्यान रखना, हम लोग बात कर रहे हैं कम वैदिक सभ्यता के समय काल के बारे में। आर्यों के द्वारा यहाँ पे जो आदिवासी लोग होते थे उनको क्या कहा गया है? दस्यु कहा गया है। तो ध्यान रखना, क्लियर है? एट द टाइम ऑफ वैदिक एज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हु रोट द वंदे मातरम? वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, या फिर नन ऑफ द एबव? हाँ भाई, वंदे मातरम किसने लिखा है? बहुत सीधा सिंपल सा आंसर है, सबको पता है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है ना। बहुत सीधा सिंपल सा है। आजादी की चिंगारी जलाने वाला एकमात्र शब्द अगर कोई नजर आता है हमें तो वंदे मातरम नजर आता है। अब नो डाउट ऐसा नहीं है कि केवल यही एक शब्द था, हमको इनकलाब जिंदाबाद भी नजर आता है, हमको जय हिंद भी नजर आता है, हमको दिल्ली चलो का नारा भी नजर आता है, ठीक है, हमको स्वराज भी नजर आता है, हमें स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा, ये भी नजर आता है, हमें हर एक चीज नजर आती है।
पर वंदे मातरम एक ऐसा शब्द बना जो जनमानस में रच बस गया। पर ये वंदे मातरम केवल एक शब्द नहीं था, एक विचारधारा थी और एक पूरा का पूरा काव्य था जो कि यहाँ पे प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो फाइनली आपको पता चलेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बात करेंगे तो भाई रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जब भी बात होगी तो आप क्या बोलोगे? सर गीतांजलि। आप क्या बोलोगे? जनगण मन, हमारा राष्ट्रगान। तो भाई इनके द्वारा लिखा गया था राष्ट्रगान और इनके द्वारा लिखा गया था राष्ट्रगीत। सही मायने में दिल से अगर देखा जाए तो राष्ट्रगीत जो था इसी को राष्ट्रगान बन जाना चाहिए था, बट यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें थी जिनको यहाँ पर फाइंड आउट किया गया और उसके हिसाब से फाइनली यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया जनगण मन चुना गया एज अ राष्ट्रगान, नेशनल एंथम। फाइनली बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज द इंडियन नेशनल सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम? भाई इंडिया का जो नेशनल सॉन्ग है वो पहली बार कब गाया गया था? पहली बार कब गाया गया था? कौन सा सेशन था कांग्रेस का जिसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? सीधी सी बात यह है, आपसे कुछ इधर उधर की बात नहीं कर रहा, ये पूछ रहा है भाई वंदे मातरम कब गाया गया था? क्या पूछ रहे हैं? वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सत्स्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम कब गाया गया था? लिखा किसने ये तो पता चल गया। तो भाई 1896 का सेशन था किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस का। अधिवेशन में गाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और गाया किसने था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से। हाँ भाई, वेन इंडियन नेशनल एंथम वाज फर्स्ट सॉन्ग, भाई राष्ट्रगान कब गाया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रगान कब गाया गया था? देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 15 अगस्त 1947 इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया पर, 1857 के विद्रोह के समय पर, ठीक है, 1911 कलकत्ता अधिवेशन के समय पर, या फिर नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे अगर आपको राइट आंसर लिखना होगा तो आप क्या लगाओगे? बहुत सीधा सिंपल सा सरल सा आंसर है कलकत्ता अधिवेशन में। कई बार लोग इसको जोड़ देते हैं दिल्ली दरबार से, पर इसका कोई भी संबंध दिल्ली दरबार से नहीं है। कई बार यहाँ पे लोग बोलते हैं दिल्ली दरबार, है ना, दिल्ली दरबार। तो दिल्ली दरबार से इसका कोई भी संबंध नहीं है, ध्यान रखना। कई बार यहाँ पे हम लोग गलती करते हैं कि सर दिल्ली दरबार में गाया था, नहीं सर, ये गाया गया था कलकत्ता के अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता के अधिवेशन में। कब? 1911। फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज द सिचुएटेड ऑफ द बैटल फील्ड ऑफ प्लासी? जो प्लासी का युद्ध क्षेत्र है कहां पर स्थित है? किस जगह पर स्थित है? आपको यह बताना किस जगह पर स्थित है। प्लासी का युद्ध क्षेत्र कहां पर स्थित है? पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल या कर्नाटक? बैटल ऑफ प्लासी। अब सबसे मजेदार बात, बैटल प्लासी के बारे में जब पता चलता है तो हमको रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पता चलता है, हमको पता चलता है सिराजुद्दौला के बारे में, हमको पता चलता है मीर कासिम के बारे में, जिसे हम गद्दार के रूप में देखते हैं, है ना। तो भाई यहाँ पे राइट आंसर सीधा सीधा क्या है भाई? सीधी सी बात है, वेस्ट बंगाल हमारा यहाँ पर क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, किसकी भी? रॉबर्ट क्लाइव। और दूसरी तरफ कौन था? सिराजुद्दौला। एंड सिराजुद्दौला यहाँ पर क्या करता है? हार जाता है। क्यों? एक पर्सन था जिसका नाम क्या था? मीर जाफर, है ना। यही आदमी क्या करता है? धोखा देता है मीर जाफर, किसकी साइड चला जाता है? अंग्रेजों की साइड चला जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है? सिराजुद्दौला कमजोर पड़ जाता है एंड फाइनली यहाँ पे बैटल हार जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? वेस्ट बंगाल। राइट आंसर क्या है? वेस्ट बंगाल। 1757 की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।
इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हु डिफीटेड द मराठास। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को किसने हराया था? तीसरे युद्ध की बात हो रहा है। तो तीसरे युद्ध में मराठाओं की तरफ से एक्चुअल में लीड करे थे कौन? सदाशिव भाऊ। और कौन थे इनके साथ? विश्वासराव। कौन थे? विश्वासराव। हराने वाला कौन था? अब्दाली। कौन था? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली वो व्यक्ति था जिसने क्या किया था? यहाँ पे हराया था। तो ध्यान रखना, अहमद शाह अब्दाली। और इस तरफ कौन लड़ रहे थे? क्लियर है? कब की बात हो रही है? 1761 की बात हो रही है। कब की बात हो रही है? 1761 की बात हो रही है। नॉर्मली अगर देखेंगे पानीपत में 3 युद्ध हुए हैं, उनमें से हम लोग बात करें कि यहाँ पर किसके बारे में? तीसरे वाले के बारे में। किसके बारे में? थर्ड वन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट वाज द नेम ऑफ द चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड द ड्यूरिंग द रिजीन ऑफ द हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में यात्रा करने वाला चाइनीज तीर्थयात्री का नाम क्या था? फाइयान, वेनसांग, हिकारू या नन ऑफ दीज? चलो क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? भाई सीधी सी बात है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत है नहीं, सीधा सा सिंपल सा राइट आंसर आप क्या लगाओगे? अगर फाइयान के बारे में बात करेंगे तो ये गुप्ता एम्पायर में आया था, है ना? और यहां पर अगर बात करेंगे तो ये हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पर आया है। क्या नाम है इसका? हुइनसंग। क्या नाम है? हुइनसंग। इसने ही एक बुक लिखी थी, क्या नाम था? CU की। क्या नाम है? CU की वो पुस्तक है जो कि इसके द्वारा लिखी गई है। करीबन करीबन 12 सालों तक ये क्या करता है? इंडिया में रहता है, स्टडी करता है, फिर यहीं पर पढ़ाता है एंड फाइनली वापस चला जाता है। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है। और इसी से इंस्पायर होकर हर्षवर्धन ने क्या किया था? बौद्धिज्म को अपनाया था। क्या किया था? बौद्धिज्म को भी अपनाया था, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु अमंग्स द फॉलोइंग फर्स्ट डिस्क्राइब्ड एज अ अशोकन इंस्क्रिप्शन। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था? किसने पढ़ा था सबसे पहले? बात हो रही है कब की? 1837 की। कब की बात हो रही है? 1837 की बात हो रही है। पॉल राइकल, ठीक है, जेम्स प्रिंसप, हेनरी गार्डन या फिर आरबे हर्टबर्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? देखो बहुत सीधा सिंपल सा है, कई बार आप लोगों ने सुना होगा। किसके बारे में बात हो रही है? जेम्स प्रिंसप के बारे में बात हो रही है। कौन सी भाषा में पढ़ा था? खरोष्टी भाषा में पढ़ा था। कौन सी? कौन सी भाषा में पढ़ा था? खरोष्टी भाषा में पढ़ा था। तो राइट आंसर आपको पता चला बी। अब इसमें कुछ भी ऐसा है नहीं, बाकी आपको कहानी भी सीधी सीधी यहाँ पे समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्ले नागनंदा प्रियदर्शिका रिटन बाई हर्षवर्धन वर ओरिजिनली रिटन इन डैश लैंग्वेज। भाई हर्षवर्धन द्वारा लिखित नागनंदा प्रियदर्शिका मूल रूप से किस भाषा में लिखे गए थे? पाली, संस्कृत, प्राकृत या तमिल? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हाँ भाई, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? भाई सीधी सी बात है, राइट आंसर क्या होगा? संस्कृत होगा यहाँ पे राइट आंसर। क्या राइट आंसर होगा? संस्कृत होगा। कौन सी भाषा में लिखे गए थे? संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। और यहाँ पर एक का नाम लिखा नहीं है, वो भी लिख लेना, रत्नावली। कौन सी है? रत्नावली। ये भी एक बुक है, उसका भी नाम याद रखना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। तोलकाप्यम बिलोंग्स टू विच तमिल संगम। तोलकाप्यम किस तमिल संगम से संबंधित है? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? देखो अब तमिल संगम कितनी हुई है? लगभग लगभग ऐसा कहा जाता है 3 संगम हुई है। कितनी हुई है? 3 संगम हुए अभी तक। ठीक है, मूलतः अगर इन संगमों में टाइम पीरियड देखा जाए या फिर राजाओं के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे 4 किंगडम देखने को मिलते हैं। एक कौन सा? चेरा,
चोला एंड पांड्या। पांड्या मेनली क्या थे, सपोर्टर थे, है ना। मेन सपोर्टर कौन थे संगम के, पांड्यास थे। अगर तोलकाप्यम के बारे में बात होती है तो ये सेकंड संगम से जुड़ी हुई है। और तोलकाप्यम के लिखने वाले पर्सन कौन थे, जिनका नाम था तोलकाप्यर, तो उन्हीं के नाम से इंस्पायर है। क्या नाम है, तोलकाप्यर। क्या नाम है, तोलकाप्यर। क्या नाम है, तोलकाप्यर नाम है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ अष्टाध्याय। अष्टाध्याय के लेखक कौन है, वाल्मीकि, पाणिनि, भाष या फिर कपिल। अब देखो ये क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और ऐसे ही क्वेश्चन का आपको आंसर करना होगा। तो भाई सीधी सी सिंपल सी बात है, राइट आंसर है यहाँ पे एक ही है, और वो आंसर क्या है, पाणिनि। राइट आंसर क्या है, पाणिनि। भाई किसके ऊपर लिखी गई है, अगर हम लोग बात करेंगे तो संस्कृत व्याकरण, किसके ऊपर लिखी है, संस्कृत व्याकरण या संस्कृत ग्रामर के ऊपर लिखी है। बहुत सीधा सिंपल सा आंसर आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज वॉज द बुक गाथा सप्तशती रिटन। गाथा सप्तशती जो पुस्तक है वो किस भाषा में लिखी गई है, हिंदी, संस्कृत, प्राकृत या पाली। अब गाथा सप्तशती किससे जुड़ी हुई है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक वंश का नाम है जिसका नाम है सातवाहन डायनेस्टी। क्या नाम है, सातवाहन वंश। कितने लोगों ने नाम सुना है उसका, अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, पर अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात है। गाथा सप्तशती जिसके राइटर कौन थे, राइटर का नाम क्या है, हाल। हाल कौन थे, सातवाहन किंग थे। कौन है, सातवाहन किंग है। और ये एक्चुअल में सातवाहन एम्पायर के बारे में ही बताती है। किसके बारे में बताती है हमें, सातवाहन एम्पायर के बारे में भी बताती है, हाँ या ना। क्लियर है। कौन सी भाषा में लिखी गई जी, प्राकृत भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में लिखी गई है, प्राकृत भाषा में लिखी गई है। सीधा सिंपल सा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट सिल्क रूट इन द इंडिया वॉज ओपनड बाई। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग खोला गया था किसके समय काल में, कनिष्क के, अशोक के, हर्ष के या फाहियान के द्वारा। सिल्क मार्ग, रेशम मार्ग जिसको कहते हैं, सिल्क रूट, रेशम मार्ग, चाइना से इंडिया आने जाने का जो मार्ग थे। आज के टाइम पर भी सिल्क रूट, इन सब पासेस की बहुत बात होती है। आप लोग हिमालय की ज्योग्राफी में जितने भी हिमालय के पासेस पढ़ते हो वो सब वही पासेस हैं। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा भी होगा। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो राइट आंसर क्या, कनिष्क। कनिष्क जब आया था तो उसने स्पेशली क्या किया, इन सिल्क रूट्स को डेवलप करने का काम किया। ठीक है, इवन इन सिल्क रूट्स के ऊपर उसने क्या किया, टैक्स भी लगाया, उनको कंट्रोल भी किया, ताकि ऐसा ना हो कि वहां से कोई अटैकर आ जाए, सिर्फ व्यापारियों के लिए वो उपलब्ध हो सके, इस चीज का भी ध्यान रखा। राइट आंसर कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फाउट बिटवीन। भाई पहला बैटल जो था पानीपत का वो किस किस के बीच में हुआ था, बाबर लोधी, अकबर हेमू, मुगल या ब्रिटिश, या अकबर और लोधी। किस किस के बीच में हुआ है। अब इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, सीधा सा सिंपल सा एक ही आंसर है, और वो आंसर क्या होगा यहाँ पर, बाबर और लोधी। लोधी के बारे में बात करें तो किसके बारे में बात होगी, इब्राहिम लोधी के बारे में बात होगी। किसके बारे में बात होगी, इब्राहिम लोधी के बारे में बात होगी। कुछ ऐसी बात जो इसमें ना समझ में आ रही हो। कब की बात हो रही है, 1526 की बात हो रही है। कब की बात हो रही है, 1526 की बात हो रही है। लोधी की क्या होता है यहाँ पर, डिफीट होता है, मतलब हार जाता है। और इसकी हार के बाद जो दिल्ली सल्तनत है उसका एंड होता है और मुगल एम्पायर की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हु अमंग्स द फॉलोइंग सिख गुरु
हैड लेड द फाउंडेशन ऑफ अमृतसर? निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की नींव रखी थी? कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने अमृतसर की नींव रखी थी? गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव या फिर गुरु हरगोविंद सिंह? तो यहाँ पे ज्यादा कुछ सोचने समझने की जरूरत पड़ेगी क्या? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी सर, सीधा सा सिंपल सा आंसर है, गुरु रामदास जी के द्वारा नींव रखी गई थी। आगे चलकर स्वर्ण मंदिर का निर्माण पूरा करवाया किसने? गुरु अर्जन देव जी ने। ध्यान रखना ये चीज। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा? गुरु रामदास। एंड आगे चलकर हरि मंदिर साहिब, स्वर्ण मंदिर, उन सब का निर्माण का काम को पूरा करवाने का काम गुरु अर्जन देव जी ने किया था। तो ये जो जमीन थी अमृतसर की, एक्चुअल में किसके टाइम पर ये की बात है? अकबर के टाइम पीरियड की बात है। अकबर ने वो जो पौंड वाला रीजन था वो क्या किया था? डोनेशन दिया था कि भाई ये आप लोगों के लिए है ना, आप संबंध सुधारने के लिए सिखों के साथ, इसलिए दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग्स द फॉलोइंग हैड सर्व्ड एज अ काजी इन दिल्ली? निम्नलिखित में किसने दिल्ली के काजी के रूप में कार्य किया था? काजी के रूप में कार्य किया था। ये क्वेश्चन कई बार आता भी है, कई बार पूछा भी है। कल्याण अब्दुल्ला या अलबरूनी है या फिर इब्न बतूता? तो राइट आंसर हमारा क्या है? इब्न बतूता है। ये वही पर्सन है जिसने कौन सी बुक लिखी थी? रहला लिखी थी। ध्यान रखना, कौन सी बुक लिखी थी? रहला लिखी थी। इसने अपने पूरा का पूरा यात्रा का वृत्तांत लिखा था यहाँ पर। और ये कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। किससे आया था? मोरक्को से आया था। आगे चलकर ये इंडिया में रहा और फाइनली लास्ट में इंडिया से कहाँ चला जाता है? चाइना चला जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना। राइट आंसर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हु अमंग्स द फॉलोइंग रॉट अ फुतुहात ए फिरोज शाही? किसने फुतुहात ए फिरोज शाही लिखी थी? कल्हड़, अब्दुल्ला, अलबरूनी या फिरोज शाह तुगलक? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? भाई देखो, जितने बच्चों को पढ़ाया है मैंने हिस्ट्री, या जितने बच्चे मेरे से हिस्ट्री पढ़ चुके हैं उनको बहुत अच्छे से पता है, ये कई बार बुक बताई जाती है। ठीक है, किसने लिखी है? फिरोज शाह तुगलक ने लिखी है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में अगर बात करें तो पूरी दिल्ली सल्तनत में मेन पर्सन जिसने अपने बारे में प्रॉपरली क्या किया, एक बुक में सारी की सारी बातें बताई हैं, वो कौन है? वो यही व्यक्ति है। तो ध्यान रखना, ये क्या है? एक इसकी ऑटोबायोग्राफी है। ध्यान रखना, क्या है? इसकी ऑटोबायोग्राफी है। क्लियर? नेक्स्ट अगर देखते हैं क्या क्वेश्चन है। हु अमंग्स द फॉलोइंग रॉट आ तारीख मुबारक शाही? कौन सा वो व्यक्ति था जिसने तारीख मुबारक शाही नामक पुस्तक को लिखा था? हाँ भाई, किसने लिखा है? अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आता है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी। भाई सीधा सा राइट आंसर क्या? याहिया बिन अहमद सरहिंदी। अगर इसके बारे में बात करें तो ये मुबारक शाह के टाइम पीरियड पे था। किसके टाइम पीरियड पे था? मुबारक शाह के टाइम पीरियड पे था। किसके टाइम पीरियड पे था? मुबारक शाह के टाइम पीरियड पे था। और जब हम लोग यहाँ पे बात करें मुबारक शाह के टाइम पीरियड को लेकर, तो ध्यान से समझना, बात हो रही है किसके टाइम पीरियड की? कौन से डायनेस्टी के बारे में? सैयद एम्पायर के बारे में। बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए रहा, ठीक है, बट इतना कोई खास इंपॉर्टेंट रोल डाल नहीं पाया। तो इसी के दरबार में था याहिया बिन अहमद सरहिंदी जिसने तारीख मुबारक शाही बुक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कंसिडर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द विजयनगर रूलर्स? हाँ भाई, विजयनगर के सभी शासकों में सबसे महान किससे माना जाता है? कृष्णदेव राय, वीर नरसिम्हा, सदाशिव राय या फिर राम राय? सबसे महानतम इसमें कौन है? सबसे ज्यादा महानतम कौन है? अब इसमें देखो सोचने समझने की जरूरत नहीं है। राजा कृष्णदेव राय, इनके तो कई जगह पर मंदिर है, मंदिरों में इनकी इमेज है, इनकी वाइफ के साथ। दो वाइफें थी इनकी, उनके साथ इनकी कई जगह पर क्या मिलती है? इमेज मिल रही है। और सबसे बड़ी बात, इन्हीं के दरबार में आप लोगों ने नाम सुना होगा तेनालीरामन, इन्हीं के दरबार में थे, इन्हीं के दरबार में थे ना। और इन्हीं के दरबार में कौन थे? अष्ट दिग्गज थे या फिर अष्ट प्रधान थे, है ना, 8 नोबल पर्सन्स थे, है ना, 8 सबसे महत्वपूर्ण पर्सन थे, है ना।
अष्टरत्न बोल सकते हो, अष्टप्रधान बोल सकते हो, अष्टदिग्गज बोल सकते हो, वो लोग थे। चलो आगे बढ़ते हैं। और कई बार तो इतिहास में ये भी कहा जाता है कि एक्चुअल में जो अकबर बीरबल की कहानियां हैं वो ओरिजिनल है ही नहीं, वो एक्चुअल में जो ली गई हैं वो तेनालीरामन और राजा कृष्ण देव राय की स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, द ब्राह्मण किंगडम वॉज फाउंडेड बाई, बहामनी किंगडम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहामनी किंगडम, ठीक है, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अहमद शाह प्रथम, अलाउद्दीन हसन, मोहम्मद गवान या फिर फिरोज शाह बहामन? तो किसके द्वारा यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी? तो राइट आंसर आप यहाँ पे क्या लगाओगे? अलाउद्दीन हसन। ये वही व्यक्ति है जिसे हम लोग हसन गंगू कहते हैं। क्या कहते हैं? हसन गंगू कहते हैं। क्या कहते हैं? हसन गंगू कहते हैं। किस टाइम पीरियड पे हुई? अगर हम लोग बात करेंगे तो इसने इस वंश की जो स्थापना की थी किस टाइम पीरियड पे की थी? एट द टाइम ऑफ तुगलक एम्पायर। किस टाइम पीरियड पे हुई है? तुगलक एम्पायर के टाइम पीरियड पे हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल? भाई ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ये तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। मोहम्मद हुसैन, उस्ताद ईशा, शाह अब्बास या इस्माइल? हाँ भाई, राइट आंसर क्या लगाओगे? सीधी सी बात है, राइट आंसर लगाओगे उस्ताद ईशा। सीधी सी बात, आप कर ही रहे हैं तो यहां पर शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था 1632। किसकी याद में? मुमताज, मुमताज महल की याद में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द मुगल पेंटिंग रीच्ड द सिंथ ड्यूरिंग द रिजीन ऑफ, मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपने चरम पर पहुंची थी, अपने पीक पर पहुंची थी? किसके शासनकाल में अपने पीक पर पहुंची थी भाई? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? अब अगर यहाँ पे बात करेंगे तो सीधा सा राइट आंसर है जहांगीर। आप राइट आंसर लगाओगे। अकबर के समय काल पर कोई चीज पीक पर थी तो वो क्या था? संगीत। इसके टाइम पीरियड पे पता चलेगा। शाहजहां के टाइम पीरियड पे अगर बात करेंगे तो वास्तुकला। और औरंगजेब के टाइम पीरियड पे नील बटे सन्नाटा। क्या कर दिया था इसने? जीरो कर दिया था सब कुछ, है ना। इसका काम सिर्फ क्या था? बर्बाद करने का था। क्या काम था इसका? सिर्फ और सिर्फ बर्बाद करने का काम था। अरे क्या हो रहा है भाई? क्या काम किया इसने? सिर्फ बर्बाद करने का काम किया। नेक्स्ट, तुलसीदास वॉज रिलेटेड टू विच रूलर? तुलसीदास का संबंध किस शासक से था? चंद्रगुप्त मौर्य, नवाब वाजिद अली शाह, हर्ष या अकबर? अब यहाँ पर एक्चुअल में क्वेश्चन पूछने का जो मेन पर्पज है वो क्या है कि टाइम पीरियड, क्या सेम टाइम पीरियड पे कौन पर्सन था, कंटेम्प्ररी कौन था? तो भाई यहाँ पे राइट आंसर क्या लगेगा? सीधे सीधे, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अकबर। राइट आंसर क्या है? अकबर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब इसमें कई बार क्या होता है कि कई बार लिखा होता है यहाँ पर शेरशाह सूरी, तो उसमें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, शेरशाह सूरी भी आप आंसर लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि शेरशाह सूरी की डेथ होती है, उसके बाद अकबर आएगा आगे चलकर। ठीक है, वो सारी चीजें हो रही है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुलसीदास अपना लगे हुए थे, उनका एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में कई सारे शासक आए हैं और गए हैं, तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। बट ध्यान रखना यहाँ पे बात जो हो रही है ऑप्शन के अकॉर्डिंग अकबर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक पर्पज ऑफ दीन ए इलाही वॉज, दीन ए इलाही का मूल उद्देश्य क्या था? यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यूनिवर्सल फेथ, यूनिवर्सल हार्मनी या फिर यूनिवर्सल बिलीफ? तो यहाँ पे राइट आंसर आप क्या लगाओगे? सीधा सा बात है, यूनिवर्सल फेथ, है ना, सार्वभौमिक
विश्वास, भाई सबका एक जैसा विश्वास हो, सब एक जैसी विचारधारा को फॉलो करें, और इसी के आधार पर क्या किया गया था, एक रिलीजन की स्थापना की गई थी, एक धर्म की स्थापना की थी। किसने की थी? अकबर ने। एक्चुअल में इसका जो नाम था वो क्या था? तौहीद इलाही। एक्चुअल नाम क्या था इसका, ऑफिशियल नेम? तौहीद ए इलाही। और पहला फॉलोवर कौन बनता है? महेश दास, मतलब कि बीरबल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग रूलर वॉज डिफीटेड द सेलुकस? निम्नलिखित में से किसने सेलुकस द्वारा पराजित की हुआ था? कौन पराजित हुआ था सेलुकस के द्वारा? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, चाणक्य, या इनमें से कोई नहीं? अच्छा सॉरी, किसने पराजित किया था ये पूछा गया। कौन सा शासक सेल्यूकस द्वारा पराजित हुआ था? पराजित हुआ था, नहीं नहीं सॉरी गलत है। डिफीटेड बाय नहीं, डिफीटेड द सेल्यूकस, सॉरी, डिफीटेड द सेल्यूकस। किसने सेल्यूकस को हराया था? कौन से शासक ने सेल्यूकस को हराया था? पराजित किया था, सॉरी क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं। राइट आंसर क्या? चंद्रगुप्त मौर्य। 305 में क्या किया था? इसको हराया था। एंड आगे चलकर इसकी बेटी एक थी, क्या नाम था उसका? हेलेना। उससे क्या करता है? ये शादी करता है, आगे चलकर 500 हाथी इसको गिफ्ट देता है। इसके 4 रीजन थे, हेरात, कांधार, काबुल, बलूचिस्तान, वो अपने कंट्रोल में ले लेता है। इतना सब कुछ करने के साथ साथ आप लोगों ने एक बार कई बार थॉट सुना होगा चाणक्य का, कई बार चाणक्य से रिलेटेड जितने सीरियल देखे होंगे वहां पर भी आपको देखने को मिलता होगा, तो उसमें कई बार आप सुनते होंगे क्या बोलते हैं कि विदेशी कन्या से उत्पन्न बालक कभी भी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता, बोलते हैं ना। वो बात आज भी जो बोली जा रही है वो क्यों? हेलना से पॉइंट आया था। हेलना के बच्चे को शासक गद्दी बना पे बैठाने की बात हुई थी, तब ये चीज चाणक्य ने बोली थी, ध्यान रखना, यहीं से वो विचार आया था। द इंडियन रेबल ऑफ 1857 आल्सो नोन एज द सिपाही मिनोरिटी वाज अगेंस्ट द रूल ऑफ विच कॉलोनियल पावर? 1857 का विद्रोह किसके विरुद्ध था? पुर्तगालियों के, फ्रेंच के, ब्रिटिश के, या डच के? अब इसमें कुछ सोचने की जरूरत है, सबको पता है अंग्रेजों के ही विरुद्ध किया था हमने। किसके विरुद्ध किया था? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट किया था, है ना। इसे लीड कौन करे थे? बहादुर शाह जफर लीड करे थे। वैसे देखा जाए तो एक्चुअल में जो लीड करे थे वो नाना साहिब थे, बट वैसे यहाँ पे लीडर बनाया गया था किसको? बहादुर शाह जफर को। एंड इस लड़ाई के बाद जितने भी रिवॉर्ड थे वो सबके सब पूरी तरह से ब्रूटली क्या किए जाते हैं? दबाए जाते हैं। जितने भी राजा थे, जमींदार थे जो इसमें शामिल थे, उन सबको मार दिया जाता है, और कई सारे लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाते हैं। हु अमंग्स द फॉलोइंग लीडर ज्वाइन द नेताजी सुभाष टू स्टेब्लिश द फॉरवर्ड ब्लॉक एंड पार्टिसिपेट इन आईएनए मूवमेंट? कौन सा वो लीडर था जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ फॉरवर्ड ब्लॉक का भी हिस्सा था और आगे चलकर आईएनए का भी हिस्सा बना? मतलब कि कोई ना कोई बहुत ज्यादा विश्वास पात्र व्यक्ति होगा सुभाष चंद्र बोस का। हाँ भाई, शीलभद्र, शीलभद्र यजी, मोहनलाल, महात्मा गांधी, या मोतीलाल नेहरू? तो कौन वो व्यक्ति था? सबसे बड़ी बात क्या है, आप लोग कई कई सारे ऐसे महानुभाव लोग हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते लिटरली, और ये हमारे लिए शर्म की बात है। 1906 से लेकर 1996 तक ये जीवित थे, और अनफॉर्चुनेटली हम में से कई लोग ऐसे हैं जो इनके बारे में बिल्कुल नहीं जानते। ही वॉज द पर्सन जो हमेशा सुभाष चंद्र बोस के साथ रहे, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ रहे, उनके सुख दुख में हर जगह पर उनके साथ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ जुगांतर? जुगांतर का संस्थापक कौन था? भूपेंद्र नाथ दत्त, ठीक है, अवनीश भट्टाचार्य, वीरेंद्र कुमार घोष, या ऑल ऑफ द एबव? हाँ भाई, क्या आंसर होगा इसका? द फाउंडर ऑफ जुगांतर। तो भाई सीधी सी बात है, 1906 के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? 1906 के बारे में बात हो रही है, और ये सभी इसका हिस्सा थे। आप लोगों में से कई लोगों ने नाम सुना होगा अरविंदो घोष का, ठीक है। अरविंदो घोष, बीरेन घोष, ये दो एक्चुअल में मेन लीडर थे, एंड उनके साथ ही बाकी लोग भी इसका हिस्सा थे।
ध्यान रखना, मुख्य जो व्यक्ति थे वो कौन थे? अरबिंदो घोष। क्लियर, बात ध्यान रहेगी। कब की बात हो रही है? तो भाई बात हो रही है यहाँ पर 1906 की। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो क्या है हमारा? Who amongst the following was arrested by the leading the अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी? निम्नलिखित में से किसे अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी का नेतृत्व करने के लिए गिरफ्तार किया गया था? किसे किया गया था? अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी। वल्लभ भाई पटेल, शंभू दत्त शर्मा, श्री अरबिंदो या नन ऑफ द एबव? हाँ भाई, तो यहां पर क्या होगा यार राइट आंसर? भाई ये बात हो रही है कब के बारे में? 1908 के बारे में। किसके बारे में हो रही है? 1908 के बारे में हो रही है। ये जो आप लोग नाम पढ़ रहे थे अभी पीछे अरविंदो घोष के साथ युगांतर ग्रुप में, यही युगांतर ग्रुप और यही अरविंदो घोष, इन लोगों ने एक और ग्रुप बनाया था जिसका नाम था अनुशीलन समिति। उस अनुशीलन समिति से ही जुड़े हुए लोगों ने यहाँ पे क्या किया था? बम ब्लास्ट किया था, जिसमें अरविंदो घोष को गिरफ्तार किया गया था। बाद में अरविंदो घोष बच जाते हैं, बट इनके जो भाई हैं बीरेंद्र घोष, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है एंड उनको फाइनली पनिशमेंट भी मिलती है यहाँ पर। ठीक है, कब की बात हो रही है? ये बात हो रही है 1908 की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग्स द कॉल्ड अ फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाय द ब्रिटिशर्स? अंग्रेजों ने किसे भारतीय अशांति का जनक कहा था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू या भगत सिंह? भारतीय अशांति का जनक, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा गया था? भाई सीधी सिंपल सी बात है, बाल गंगाधर तिलक को कहा गया था। किसको कहा गया? बाल गंगाधर तिलक को कहा गया। क्यों कहा गया? अगर ये भी आपसे कोई पूछे तो भाई सीधी सी बात है, जिस तरीके से इनके जो विचार थे, जिस तरीके से ये लोगों को प्रभावित कर रहे थे, सच में अंग्रेज इनसे घबराते थे। इतना ज्यादा घबराते थे कि भाई ये आदमी अगर कभी कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया तो ये सच में हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी करेगा। तो ये भी कोशिश करते थे कि किसी भी सेशन को लीड ना करें बाल गंगाधर तिलक। और यही रीजन भी था कि सूरत अधिवेशन जब हो रहा था, बाल गंगाधर तिलक की सिफारिश की गई थी, तो बाल गंगाधर तिलक को ना बनाकर यहाँ पर किसी और को बनाया गया। और वो विवाद आपको पता ही है, आगे चलकर कांग्रेस दो भाग में डिवाइड हो गई। रासबिहारी घोष वहाँ पे लीड कर रहे थे। ठीक है, ये भी बोल रहा था चलो बाल गंगाधर तिलक ना सही, लाला लाजपत राय सही, कम से कम उनको बना। बोलता ना, कोई भी एक्सट्रीमिस्ट पर्सन नहीं होगा, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा वाले थे ना, गरम दल के नेता थे। बात समझ में आई? क्या थे? गरम दल के नेता। तो भाई राइट आंसर क्या है यहाँ पर? और यही थे जिन्होंने कहा था स्वराज का विचार आप लोगों के अंदर डाला। यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाके रहूंगा। भाई सीधी सी बात है, आपका अधिकार है तो लड़ना आप ही को पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा आपकी लड़ाई लड़ने के लिए। तो फाइनली ये थे हमारे इतिहास के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज जरूर बताइएगा एंड प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा कि इस क्लास को देखकर आपको कैसा लगा। एंड साथ ही साथ आप लोग प्लीज टेलीग्राम पर जरूर कनेक्ट कीजिएगा मेरे से। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, लोकेश सर PW लिखना है, मैं आपको मिल जाऊंगा। तो फिलहाल आज के लिए आप लोग मुझको दीजिए विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।